नमस्कार, स्वागत है आप लोग का आपके अपने चैनल इको साइंस में। तो आज हम लोग को सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में पार्ट नंबर 10 स्टार्ट करना है। पिछले पार्ट में हम लोगों ने साइटोस्केलेटन के बारे में समझा, इस वाले पार्ट में हम लोग को न्यूक्लियस के बारे में देखना है। तो ये हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का वैसे लास्ट लेक्चर होगा। अगले लेक्चर से हम लोग सेल साइकिल और सेल डिवीजन को स्टार्ट करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका हमारा टॉपिक वो है न्यूक्लियस। क्वेश्चन वीडियो के लास्ट पे होगा, ठीक। तो सबसे पहले न्यूक्लियस जैसा आप एनसीईआरटी में समझेंगे या पढ़ेंगे तो देखेंगे थोड़ा कॉम्प्लेक्स वे में लिखा हुआ है, तो इसको मैं थोड़ा सिंपल तरीके से लिखते हुए फ्लो चार्ट के वे में आपको बता रहा हूं ताकि आसानी होता है समझने में। वो है न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, ये है न्यूक्लियस के बारे में। एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो न्यूक्लियस में पहले बेसिकली 3 चीज पढ़ना होता है हम लोग को। वो है न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियर पोर और न्यूक्लियोप्लाज्म। स्ट्रक्चर में आने से पहले सबसे पहले एक पार्ट हम लोग और कवर कर ले कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की है। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी की है रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। ये है न्यूक्लियस की डिस्कवरी के लिए। यह वीडियो के पहले लेक्चर मैंने आपको बताया भी था, सारे साइंटिस्ट इससे रिलेटेड। और दूसरे हैं फ्लेमिंग ने किसका डिस्कवरी किया? क्रोमेटिन का मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस which is stained by basic dye known as chromatin discovered by Fleming, और रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, ठीक है। तो ये सब चीजें थोड़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं स्ट्रक्चर से। तो जब आप न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर देखेंगे तो अपन बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना होता है न्यूक्लियर इन्वेलप को। न्यूक्लियर इन्वेलप आता है, फिर न्यूक्लियर पोर आता है, फिर अंदर आप देखोगे तो न्यूक्लियर प्लाज्मा, न्यूक्लियर मैट्रिक्स आता है। अगर आप सबसे पहले न्यूक्लियर इन्वेलप की बात करेंगे तो आपको वहां मिलता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये देख रहे हो आप, पहले ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिला आपको। उसके बाद क्योंकि डबल मेम्ब्रेन से स्ट्रक्चर है तो आउटर मेम्ब्रेन होगा और इनर मेम्ब्रेन होगा। ये है इसका आउटर मेम्ब्रेन, ये है इसका इनर मेम्ब्रेन। OM फॉर आउटर मेम्ब्रेन, IM फॉर इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो डबल मेम्ब्रेन से स्ट्रक्चर है, पहली बात पता होना चाहिए। डबल मेम्ब्रेन से स्ट्रक्चर तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। फिर दूसरा आता है न्यूक्लियर लेमिना। अगर न्यूक्लियर लेमिना की बात करोगे तो ये आपका न्यूक्लियर लेमिना हो गया। ये जो देख रहे हो क्रॉस स्ट्रक्चर, ये इसमें एनसीईआरटी में इसके बारे में नहीं लिखा हुआ है, फिर भी थोड़ा समझ लो आप। ये जो न्यूक्लियर लेमिना होता है ना, ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसको? न्यूक्लियस को। ये लैमिन प्रोटीन से बना होता है और ये लैमिन प्रोटीन इंटरमीडिएट फिलामेंट का सब क्लास होता है, लैमिन प्रोटीन, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम होता है इसका। मैं लिख देता हूं स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, ठीक है। बस नाम आपको याद रखना है कि न्यूक्लियर लेमिन पाया जाता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लियर लेमिना हो गया। दोनों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आप यहां देख रहे हो, दोनों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में ये जो आप जगह देख रहे हो, ये वाला, ये होता है पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्या होता है? पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ठीक है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। ये समझ में आ गया ना, न्यूक्लियर इन्वेलप में क्या क्या आएगा? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गया, आउटर और इनर। इसके बीच में आता है ये पेरी न्यूक्लियर स्पेस। इसका काम क्या होता है? तो पेरी न्यूक्लियर स्पेस जो होता है वो अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल्स को एंट्री होने से बचाता है। क्या करता है ये? प्रिवेंट एंट्री ऑफ अनडिजायरेबल एंड डिजायरेबल मॉलिक्यूल्स। जो अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल्स हैं उसकी एंट्री को प्रिवेंट कौन करता है? ये पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ठीक है। तो न्यूक्लियर इन्वेलप ये बता दें कि बहुत ही आसान है, बताया। इसका जो स्पेस होता है वो 10 to 50 नैनोमीटर होता है, 10 to 50 नैनोमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद आता है न्यूक्लियर पोर। तो ये जो आप देख रहे हो ये न्यूक्लियर पोर होता है, ये न्यूक्लियर पोर है, ठीक है। फिर आता है न्यूक्लियोप्लाज्मा, न्यूक्लियर मैट्रिक्स। ये है न्यूक्लियोप्लाज्मा, न्यूक्लियर मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसमें आपको 2 चीज पढ़ना होता है, एक होता है न्यूक्लियोलस और दूसरा होता है क्रोमेटिन। तो ये न्यूक्लियोलस है, फिर आपको क्रोमेटिन भी देखने को मिलेगा। एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आइए तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियर इन्वेलप से। तो न्यूक्लियर इन्वेलप में क्या बताया आपको कि कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, जो आउटर भी होगा और इनर भी होगा। अच्छा, आप स्ट्रक्चर भी देख रहे होगे आउटर और इनर मेम्ब्रेन। जो आउटर मेम्ब्रेन रहता है वो कॉन्टिन्यूअस विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ये आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है। तो जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहता है ये कॉन्टिन्यूअस विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो आउटर मेम्ब्रेन रहता है वो कॉन्टिन्यूस रहता है। फिर आपका क्या आता है, इनर मेम्ब्रेन। फिर हमने आपको बताया क्या रहेगा, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ठीक है। ये क्या करता है बताया आपको कि प्रिवेंट एंट्री ऑफ अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल्स। फिर हमने बताया न्यूक्लियर लैमिना, ठीक। तो इतनी चीजें आ गई आपके पास न्यूक्लियर एनवलप के अंदर। अब हम लोग जब आगे समझेंगे, हमारा जो अगला टॉपिक वो है न्यूक्लियर पोर। तो अगर न्यूक्लियर पोर के बारे में समझना है, न्यूक्लियर पोर के बारे में समझना है, तो होता क्या है कि जहां आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन फ्यूज कर जाते हैं उसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर पोर। यहां पे देखिए आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन दोनों फ्यूज करके न्यूक्लियर पोर का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहां पे क्या होता है कि आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन फ्यूजेस, ठीक। अच्छा, अब न्यूक्लियर पोर क्या होता है, ये एक टाइप का चैनल होता है जहां से साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में और न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, मतलब बाई डायरेक्शन में आरएनए और प्रोटीन का ट्रांसफर होता है, ठीक है। क्या बोला मैंने कि फ्रॉम न्यूक्लियर पोर आरएनए एंड प्रोटीन मूव्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस एंड वाइस वर्सा, ठीक है। मतलब बाई डायरेक्शनल फ्लो होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियर पोर समझ में क्या आ गया, न्यूक्लियर पोर एक चैनल होता है। जैसे अगर ये साइटोप्लाज्म है तो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस और न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म आरएनए और प्रोटीन का ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो ये आपको क्या दिख गया, न्यूक्लियर पोर दिख गया। तीसरा हम लोग जो समझेंगे वो होगा न्यूक्लियर मैट्रिक्स के बारे में, या इसे हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। अच्छा, अब ये न्यूक्लियोप्लाज्म में मतलब बेसिकली ये आपका जो देख रहे हो ये सारा क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म में सबसे पहले हम लोग को समझना होता है न्यूक्लियोलस के बारे में। अच्छा, न्यूक्लियोलस के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। पहली बात क्या, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। अच्छा, इसका फंक्शन क्या है, तो ये एक्टिवली इन्वॉल्व इन आरएनए सिंथेसिस। क्या, ये एक्टिवली इन्वॉल्व होता है किसमें, आरएनए सिंथेसिस में। तो आरएनए सिंथेसिस में ये एक्टिवली इन्वॉल्व होता है और ये फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड होता है सेल में जो प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा हूं वहां पे ज्यादा ये ऑब्जर्व होता है, ठीक है। फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड इन सेल्स इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। तो बेसिकली तीन बात न्यूक्लियोलस से इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। अच्छा, अगर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है तो इसका जो कंटेंट होगा, मतलब न्यूक्लियोलस का कंटेंट होगा वो कॉन्टिन्यूअस होगा न्यूक्लियोप्लाज्म से। न्यूक्लियोलस का जो कंटेंट है वो न्यूक्लियोप्लाज्म में कॉन्टिन्यूअस होगा क्योंकि उसमें कोई मेम्ब्रेन है नहीं। दूसरी बात, ये आरएनए सिंथेसिस करता है और ये फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व होता है सेल में जो प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा हूं, ठीक है। ये तीन पॉइंट न्यूक्लियोलस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, देखिए बाहर से अंदर की तरफ पढ़ेंगे स्ट्रक्चर में। सबसे पहले न्यूक्लियर एनवलप के बारे में बताया जिसमें आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, फिर उसके बाद न्यूक्लियर लैमिना हो गया और बीच में आया पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ये जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो कॉन्टिन्यूस होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। बीच में जो पेरी न्यूक्लियर स्पेस होता है वो अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल की एंट्री को रोकता है, मतलब बैरियर की तरह काम करता है। पेरी न्यूक्लियर स्पेस बैरियर की तरह काम करता है, ठीक। फिर हमने देखा कि बीच बीच में न्यूक्लियर पोर दिखा, तो न्यूक्लियर पोर एक चैनल है जिसके थ्रू आरएनए और प्रोटीन बाई डायरेक्शनल फ्लो करेंगे, मतलब न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। एक बात ये हो गया। और न्यूक्लियर लैमिना जो होता है वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है न्यूक्लियस को, क्लास ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है, लैमिन प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। फिर हम लोगों ने समझा न्यूक्लियोप्लाज्मा न्यूक्लियर मैट्रिक्स के बारे में। जब न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में आप देखेंगे, न्यूक्लियर मैट्रिक्स के बारे में देखेंगे तो आपको दो चीज मिलेगा, न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन। तो जो न्यूक्लियोलस होता है वो एक्टिव आरएनए सिंथेसिस करेगा, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होगा
और फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व होगा उस सेल्स में जो प्रोटीन सिंथेसिस कर रही हो। इतनी ही बातें न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, इसी में सारा सवाल आता है। दूसरी बात, आपको एक एग्जांपल पता होगा कि सीव ट्यूब, इस सीव ट्यूब में या आपका एरिथ्रोसाइट हो गया आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, दे लैक न्यूक्लियस। ठीक है, सीव ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए तो न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन से मदद करता है, बताया था एनाटॉमी में। एरिथ्रोसाइट में भी क्या है, आपका न्यूक्लियस नहीं मिलता है। ठीक है, ये दो बातें इंपॉर्टेंट थी आपसे रिलेटेड टू न्यूक्लियस स्ट्रक्चर। अब हम लोग जो अगले बात करेंगे वो बात करेंगे क्रोमेटिन के बारे में। किसके बारे में? क्रोमेटिन के बारे में। आइए अब हम लोग समझते हैं क्रोमेटिन के बारे में। देखिए होता क्या है, क्रोमेटिन आपको कब दिखता है? जब सेल डिवाइड नहीं करता, मतलब जब इंटरफेज न्यूक्लियस होता है, इंटरफेज न्यूक्लियस। इंटरफेस आपको थोड़ा सा अगर आइडिया होगा तो इंटरफेस बेसिकली होता क्या है कि इस समय सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता है, उस स्टेज को इंटरफेस बोलते हैं। ठीक है, आगे हम लोग सेल साइकिल और सेल डिवीजन में और समझेंगे इंटरफेस के बारे में। तो जो इंटरफेस न्यूक्लियस होता है उसमें आपको थिन नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर मिलता है। क्या आपको उसमें मिलेगा? इन इंटरफेस न्यूक्लियस नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रोमेटिन। जिसे क्या कहते हैं हम लोग? क्रोमेटिन। तो बेसिकली क्रोमेटिन क्या है? नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? फ्लेमिंग ने की थी। अच्छा, अब होता क्या है कि जैसे ही अब सेल डिवीजन में जाता है, मतलब जब सेल डिवाइड होने को आता है, इंटरफेज वाले स्टेज से आगे जाएगा, तब क्या होता है कि आपको न्यूक्लियस की जगह फिर क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। मतलब यही क्रोमेटिन फिर और कंडेंस होंगे फिर क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे होता है वो हम लोग अगले चैप्टर में समझेंगे। ठीक है, जब सेल जो है डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है तब आपको क्रोमोसोम दिखता है। यहां पे लिख लेते हैं कि व्हेन सेल डिवाइड्स क्रोमोसोम सीन इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के प्लेस में फिर आपको क्या दिखेगा? क्रोमोसोम देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम लोग अब क्रोमोसोम के बारे में समझेंगे। क्रोमोसोम में क्रोमेटिन कैसे अरेंज होता है वो सारी चीजें हम लोग को देखना है। तो जब आप क्रोमोसोम के बारे में समझते हैं, इस बात को तो याद रखना कि क्रोमोसोम आपको इंटरफेज स्टेज में नहीं दिखेगा, मतलब रेस्टिंग स्टेज में क्रोमोसोम नहीं दिखेगा। जब सेल डिवाइड ही करेगा तब आपको क्रोमोसोम दिखना स्टार्ट होता है। ठीक है, तब यहां देखो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर, इसमें आपको क्या दिख रहा है? सबसे पहले कि इसमें दो क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है। अगर मैं सिंपल तरीके से बताऊं क्रोमोसोम में, तो एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिन प्रेजेंट होते हैं, दो क्रोमेटिड प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम लोग सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। ठीक है, एक क्रोमेटिड, दो क्रोमेटिड। ठीक, दो क्रोमेटिड प्रेजेंट होते हैं, हम लोग सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। और क्रोमेटिड को होल्ड करके कौन रखता है आपस में? प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और सेंट्रोमियर। ठीक है, तो एक टर्म आता है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर, ये सेंट्रोमियर क्या होता है? तो इसे हम लोग इसे प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। और यह करता है होल्ड क्रोमेटिड टुगेदर। ये क्या करता है? क्रोमेटिड को होल्ड करके रखने का काम करता है। ये है सेंट्रोमियर। अच्छा, अगली बात क्या होता है कि जो सेंट्रोमियर होते हैं उसी के एंड में डिस्क लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, इसे हम लोग कहते हैं काइनेटोकोर। क्या कहते हैं? काइनेटोकोर। ये काइनेटोकोर क्या होता है? डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द एंड ऑफ सेंट्रोमियर। ठीक है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट एंड ऑफ सेंट्रोमियर। अच्छा, इसी काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर अटैच होता है। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं और आपको क्लियर होगा सेल साइकिल में कि स्पिंडल फाइबर अटैच्ड टू काइनेटोकोर। ठीक है, अभी तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ कि माइक्रोट्यूब्यूल सेंट्रोमियर से अटैच होते हैं, लेकिन जब आप सेल साइकिल पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि इसी काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। ठीक है, इसी के एंड पार्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं? काइनेटोकोर का। तो वही से स्पिंडल फाइबर अटैच करेगा, फिर ना क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है एनाफेज के दौरान। ठीक है, तो आपको क्या इंपॉर्टेंट है क्रोमोसोम में कि सबसे पहले क्रोमोसोम आपको इंटरफेज स्टेज में नहीं दिखेगा, मतलब रेस्टिंग स्टेज में नहीं दिखेगा। जैसे ही सेल डिवाइड करेगा आपको क्रोमोसोम दिखेगा।
अच्छा, उस क्रोमोसोम में आपको क्रोमेटिन देखने को मिलेंगे जिसको प्राइमरी कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंट्रोमियर होल्ड करके रखेगा क्रोमेटिन को। उसी के एंड में आपको एक स्ट्रक्चर दिखेगा, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर हम लोग कहते हैं काइनेटोकोर, जो स्पिंडल फाइबर जहां से अटैच करेगा। अब स्पिंडल फाइबर क्या फंक्शन है एनाफेज के दौरान हम लोग सेल साइकिल में समझेंगे। आपको बस इतना समझना है कि क्रोमेटिन क्या है, क्रोमोसोम क्या है और सेंट्रोमियर क्या है। सेंट्रोमियर को प्राइमरी कंस्ट्रक्शन करते हैं, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी प्रेजेंट होता है। अगर आप देखोगे स्ट्रक्चर में तो यहीं पे आपको फिर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन और फिर यहीं पे सैटेलाइट भी देखने को मिलता है। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन अपने लोकेशन पे कांस्टेंट रहता है। सैटेलाइट के बारे में हम लोग जेनेटिक्स बारे में समझेंगे, यहाँ हमको कोई ज्यादा काम नहीं है सैटेलाइट का, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे कि सेंट्रोमियर के पोजीशन के बेसिस पे क्रोमोसोम कितने टाइप के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, ठीक है। आइए अब हम लोग देखते हैं कि क्रोमोसोम के टाइप बेसिस क्या है, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के पोजीशन के बेसिस पे 4 टाइप के होंगे, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। तो सबसे पहले मेटासेंट्रिक में क्या होता है कि सेंट्रोमियर मिडिल में होता है। तो अगर सेंट्रोमियर मिडिल पे है तो अगर ये 2 आर्म है तो इक्वल आर्म बनेगा। क्या होगा इस पे कि इसमें सबसे पहले क्या होता है कि सेंट्रोमियर एट मिडल। अच्छा, सेंट्रोमियर मिडिल में होगा तो क्या बनेगा, इक्वल आर्म बनेगा, ठीक। अच्छा, दूसरा क्या होता है सब मेटासेंट्रिक, इसमें सेंट्रोमियर मिडिल से थोड़ा सा अवे रहेगा। तो इससे क्या होगा, मान लो थोड़ा सा अवे अगर ये हो गया तो 2 अनइक्वल आर्म बनेंगे, थोड़े से छोटे आर्म थोड़े से बड़े आर्म। तो क्या होगा, सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम मिडल। इससे क्या होगा, 2 अनइक्वल आर्म बनेगा, ठीक है। अच्छा, एक्रोसेंट्रिक में क्या होगा कि ये जो एक्रोसेंट्रिक में सेंट्रोमियर है वो और ज्यादा एक्सट्रीमली अवे फ्रॉम मिडल हो जाएगा। तो एक एक्सट्रीम शॉर्ट और एक एक्सट्रीम आर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, सेंट्रोमियर एक्सट्रीम अवे फ्रॉम मिडल। तो फिर क्या होगा, 1 एक्सट्रीम शॉर्ट आर्म और एक एक्सट्रीम लॉन्ग आर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक। और टीलोसेंट्रिक में क्या होता है, टर्मिनल सेंट्रोमियर, ठीक है। अब बिल्कुल याद नहीं रखना सब चीजों को, बस अब सेंट्रोमियर का पोजीशन याद रखना, अपने आप काम हो जाएगा। बस क्या याद रखना आपको, सेंट्रोमियर का पोजीशन। देखो सबसे पहले क्या था मेटासेंट्रिक में कि जो सेंट्रोमियर है वो बिल्कुल मिडिल पे होगा। तो अगर सेंट्रोमियर मिडिल पे होगा 2 इक्वल आर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक। फिर आता है सब मेटासेंट्रिक, उसमें क्या होता है, सेंट्रोमियर थोड़ा सा मिडिल से अवे हो गया तो एक अनइक्वल आर्म बनेंगे, थोड़े शॉर्ट एक थोड़े से लॉन्ग आर्म बन जाएंगे। एक्रोसेंट्रिक में फिर जो तुम्हारा ये सेंट्रोमियर है वो एक्सट्रीमली अवे फ्रॉम मिडल हो जाएगा, तो एक बहुत बड़ा आर्म एक बहुत छोटा आर्म का फॉर्मेशन होगा। और टीलोसेंट्रिक में तो टर्मिनल सेंट्रोमियर बना ही, मतलब बस मिडिल से अवे फ्रॉम मिडिल लेते जाना, अपने आप क्रोमोसोम के टाइप बन जाते हैं। कंफ्यूजन कहां होता है पेपर में कि सब ये पहले मेटासेंट्रिक आता है कि सब मेटासेंट्रिक आता है, इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है। लोग सब मेटासेंट्रिक में इक्वल सेंट्रोमियर कर देते हैं, इक्वल आर्म का फॉर्मेशन करा देते हैं। इसको कैसे याद करना है, इसको याद रखना है एमएस, थैलाफोरा रीजन से। कैसे, एम होता है मेटासेंट्रिक और एस होता है सब मेटासेंट्रिक, मतलब पहले मेटासेंट्रिक आएगा फिर सब मेटासेंट्रिक आएगा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, पहले अगर मेटासेंट्रिक याद है और सेंट्रोमियर पोजीशन ऐसे याद रखना कि मिडिल से फिर अवे फ्रॉम मिडिल की तरफ चलना अपने को। पहला एकदम मिडिल से स्टार्ट करेंगे फिर अवे फ्रॉम मिडिल, तो सबसे पहले आएगा मेटासेंट्रिक फिर सब मेटासेंट्रिक एमएस, ठीक। उसके बाद ये एक्रो और टीलो में कैसे याद रखेंगे, देखो अगर आप माइटोसिस फेज में कैरियोकाइनेसिस याद रखो तो उसमें आपको प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, वहां भी टीलोफेज लास्ट में आ रहा है तो यहाँ टीलोसेंट्रिक लास्ट में आ जाएगा। टीलो से याद रखना कि लास्ट में है दोनों, ऐसा होता नहीं है, बस याद रखने के लिए कि वहां अगर टीलोफेज लास्ट में है तो यहाँ टीलोसेंट्रिक लास्ट में कर देना, अपने आप काम हो जाएगा, ठीक है। और फिर सेंट्रोमियर के पोजीशन को मिडिल से अवे फ्रॉम मिडिल की तरफ लेते जाएंगे, अपने आप काम हो जाएगा, ठीक। ये होता है क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे माइक्रोबॉडीज। आइए अब हम समझते हैं माइक्रोबॉडीज के बारे में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन थोड़ी थोड़ी बातें इंपॉर्टेंट है इसके लिए कि मेम्ब्रेन बाउंड स्मॉल वेसिकल्स होता है जो वेरियस एंजाइम्स कंसिस्ट करता है। इट इज मेम्ब्रेन बाउंड स्मॉल वेसिकल्स
डेट कंटेन्स वेरियस एंजाइम्स। ये प्लांट्स और एनिमल्स में पाया जाता है। कुछ टाइप्स के अगर हम लोग माइक्रोबॉडी समझे तो परऑक्सीजोम, ग्लाइऑक्सीजोम, स्पिरोजोम। एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है लेकिन थोड़ी बातें रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि परऑक्सीजोम, तो परऑक्सीजोम प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है। इसमें कैटलेज एंजाइम पाया जाता है और ये कैटलेज करता है क्या, तो H2O2 को ब्रेक करता है H2 और O2 में। ये बैलेंस रिएक्शन नहीं, उसे इतना याद रखना कि H2O2 को H2 और O2 में तोड़ता है। कैटलेज एंजाइम परऑक्सीजोम में पाया जाता है। अगर हम लोग ग्लाइऑक्सीजोम के बारे में बात करें, दूसरा टाइप है माइक्रोबॉडीज का, ये केवल प्लांट सेल्स में पाया जाता है। इसमें ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल्स पाया जाता है, ठीक है, जो करता है क्या है, फैट को कार्बोहाइड्रेट में तोड़ता है। क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए पहले लिख के लाया हूं इसको। फिर आता है स्पिरोजोम, ये भी केवल प्लांट में पाया जाता है और ये स्टोरेज और सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स में हेल्प करता है। 3 टाइप के माइक्रोबॉडी, सबसे पहले क्या बताया, परऑक्सीजोम। परऑक्सीजोम कैटलेज एंजाइम कंसिस्ट करता है जो H2O2 को तोड़ता है H2 और O2 में, प्लांट्स और एनिमल दोनों पाया जाता है। फिर ग्लाइऑक्सीजोम, फिर स्पिरोजोम, ठीक है। ग्लाइऑक्सीजोम और स्पिरोजोम, ये स्पिरोजोम ये केवल पाया जाता है प्लांट्स में, जो ये लिपिड सिंथेसिस में काम करता है और ये फैट को कार्बोहाइड्रेट में तोड़ने में काम करता है। मेसोजोम नहीं होता माइक्रोबॉडीज, ठीक है, वो मेसोजोम अलग था। ये यहाँ पे 3 चीजें। अब हम लोग चलते हैं समरी की तरफ। आइए अब हम लोग समरी को स्टार्ट करते हैं। तो ये तो बहुत ही छोटा टॉपिक था हमारा, ठीक है। समरी में हम लोगों ने क्या समझना, सबसे पहले अगर न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में समझना है तो 3 चीजें बताया था आपको, क्या क्या, न्यूक्लियर इन्वलप, न्यूक्लियर पोर, एनपी से बता रहा हूं, न्यूक्लियर पोर, और फिर क्या था, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियर इन्वलप मैंने आपको बताया था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एनएम फॉर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो आउटर था और इनर था। फिर पेरी न्यूक्लियर स्पेस, पीएनएस फॉर पेरी न्यूक्लियर स्पेस। फिर लास्ट में मैंने आपको बताया था न्यूक्लियर लेमिना, ठीक। उसके बाद ये हमारा अगर न्यूक्लियर पोर है तो ये चैनल की तरह एक्ट कर रहा था, बताया था, जो आरएनए और प्रोटीन के ट्रांसफर को देख रहा था साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस और न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म की तरफ। न्यूक्लियोप्लाज्म में 2 चीज बताई जा रही थी, एक था न्यूक्लियोली और एक क्या था, एक था क्रोमेटिन, ठीक है। अच्छा, अगली बात, क्रोमेटिन से रिलेटेड हम लोगों ने आगे पढ़ा था कि क्रोमेटिन में एक चीज बताना भूल गया था, मैं बता दे रहा हूं, यहाँ पे क्या क्या पाया जाता है। यहाँ पे पाया जाता है डीएनए, आरएनए, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। डीएनए, आरएनए, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं, ठीक है। फिर यूक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन होता है, वो सब जेनेटिक्स में समझेंगे। ये बहुत ही बेसिक है, इसका हम लोग एक्सटेंडेड वर्जन पढ़ेंगे जेनेटिक्स में, तो क्यों बार बार मेहनत करना है की चीज को पढ़ाने में, ठीक है। तो न्यूक्लियर एनवलप हो गया, न्यूक्लियर पोर हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लियोली, और न्यूक्लियोली हमने बताया था क्या था इंपॉर्टेंट इसमें, या न्यूक्लियोलस हम लोग कहते हैं इसको। तो न्यूक्लियोलस में क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, ये आरएनए सिंथेसिस में काम आता है और ये फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व होता है सेल में जो प्रोटीन सिंथेसिस में काम कर रहा है, ठीक है। फिर क्रोमेटिन था। फिर हमने बताया था क्रोमेटिन के बाद ये कंडेंस करेगा, इंटरफेज न्यूक्लियस में दिख रहा है, जब ये सेल डिवाइड करेगा तो वहां क्रोमोसोम दिखता है। फिर क्रोमोसोम बताया था आपको सेंट्रोमियर, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन और सेंट्रोमियर। फिर बताया था काइनेटोकोर। उसके बाद हमने बताया कि सेंट्रोमियर के पोजीशन पे, इसके पोजीशन पे फिर हमने बताया था मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक, ये ठीक है। मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक, ये 4 चीजें बताई थी आपको सेंट्रोमियर के पोजीशन पे, देख लेना, ठीक है। उसके बाद फिर आपको माइक्रोबॉडीज बताया, माइक्रोबॉडीज में परऑक्सीजोम बताया, ग्लाइऑक्सीजोम बताया और स्पिरोजोम बताया। इतना ही समझना है और ज्यादा कुछ भी समझने लायक नहीं, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आइए हम लोग चलते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन आज का ये है, मैच द फॉलोइंग टाइप। इस टॉपिक से मैच द फॉलोइंग बहुत क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, करेक्ट देखना है मैच द फॉलोइंग क्या होगा। तो सबसे पहले है सेंट्रोमियर, फिर है सीलिया, क्रिस्टी, सेल मेम्ब्रेन। सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, यही पे मैच कर लो, फिर ऑप्शन अपने आप मिल जाता है, ठीक है। तो सेंट्रोमियर किस में काम आता है, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल डिवीजन, सेल मूवमेंट की फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। तो सेंट्रोमियर जो है वो सेल डिवीजन से रिलेटेड चीज है, ठीक है। अगर हम लोग सीलियम की बात करें तो ये सेल मूवमेंट में काम करता है। क्रिस्टी बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया सिस्टम में ही बात करें तो गोल्गी बॉडीज, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड बाइलेयर हो गया। इसका मतलब ए का सेकेंड होगा, बी का थर्ड होगा, सी का फर्स्ट होगा और डी का फोर्थ होगा। देख लो, ए का फोर्थ हो ही नहीं सकता, ए का सेकेंड है, बी का थर्ड है, सी का फर्स्ट है, डी का फोर्थ, हो गया, मिल गया ऑप्शन। सिंपल है, ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे आपको मिला लेंगे तो अपने आप आंसर आ जाएगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये भी मैच फॉलोइंग टाइप है।
तो न्यूक्लियोलस है, सेंट्रियोल है, ल्यूकोप्लास्ट है, गोल्गी अपैरेटस है, अदर साइट ऑफ, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले है न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस क्या फंक्शन है? साइट ऑफ आरएनए सिंथेसिस है, ठीक है। तो क्या होगा इसका? साइट ऑफ आरएनए सिंथेसिस हो गया। उसके बाद सेंट्रियोल है, तो सेंट्रियोल में क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड ना, इसमें क्या होगा सेंट्रियोल में? ऑर्गेनाइजेशन लाइक कार्टविल, कार्टविल लाइक ऑर्गेनाइजेशन था इसका। ल्यूकोप्लास्ट का क्या काम होता है? तो इसका काम होता है न्यूट्रिएंट्स को स्टोरेज करना। गोल्गी अपैरेटस क्या काम है? तो ये ग्लाइकोलिपिड का साइट ऑफ फॉर्मेशन है, ठीक है ना, ये ऑप्शन समझ में आ रहा है ना। अब न्यूक्लियोलस का देखो क्या होगा, एक होगा थर्ड, देख लो, साइट ऑफ आरएनए सिंथेसिस। सेंट्रियोल होगा सेकंड, ऑर्गेनाइजेशन लाइक कार्टविल। ल्यूकोप्लास्ट का होगा फोर्थ, और गोल्गी अपैरेटस का होगा फर्स्ट। देखो क्या ऑप्शन होना चाहिए, ए का थर्ड होगा, बी का सेकंड होगा, सी का फोर होगा, डी का फर्स्ट। पहला ही ऑप्शन मिल गया, ठीक है। ये सबसे अच्छा तरीका होता है, आपको सारा ऑप्शन पता होगा, आप अपने आप कर ले जाएंगे, ठीक है। नहीं तो उसके बाद फिर ऑप्शन गेसिंग होता है, ऑप्शन एलिमिनेशन काम होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको अगर न्यूक्लियोलस का पता है, तो ए का थर्ड और ए का थर्ड, इसमें से अब दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, अब यही दोनों ऑप्शन बचा। फिर देखो ऑप्शन में वेरिएशन का, अगर आपको बी भी पता होगा, अगर आपको बी पता होगा कि कार्टविल लाइक अरेंजमेंट है, तो सबसे पहले आपको पता चल जाएगा, नहीं तो फिर आगे बढ़ो, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग टाइप ए बी है, एक्सोनिम, कार्टविल पैटर्न, क्रिस्टा और सेटेलाइट। देखो एक्सोनिम कहाँ पाया जाएगा? तो एक्सोनिम बताया था ना, कोर ऑफ सीलिया फ्लैजेला, तो ये हो गया एक्सोनिम से रिलेटेड, ठीक। कार्टविल पैटर्न किस में था? सेंट्रियोल में था। क्रिस्टा किस में है? माइटोकॉन्ड्रिया में। सेटेलाइट किस में है? क्रोमोसोम में। सिंपल। तो ए का क्या हो जाएगा? सेकेंड। बी का क्या होना चाहिए? फर्स्ट। सी का क्या होना चाहिए? फोर होगा, और डी का क्या होगा? थर्ड। अब मिला लो, ए का सेकेंड ऑप्शन कौन सा है? यही ऑप्शन है, ये दोनों तो एलिमिनेट हो गया अपने से। ए का सेकेंड, ए का सेकेंड, बी का क्या होगा? फर्स्ट हो गया, लो खत्म बात। आइए बढ़ते हैं हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सबसे पहले यहां लाइनिंग कर देना, इनकरेक्ट की बात हो रही, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है कि न्यूक्लियर पोर एक्ट्स एज पैसेज फॉर प्रोटीन एंड आरएनए मॉलिक्यूल इन बोथ डायरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा, मैच्योर सिव ट्यूब एलिमेंट possess a conspicuous nucleus। ये कहाँ होता है? सिव ट्यूब में न्यूक्लियस कैसे आ गया? तो फिर कंपेनियन सेल क्या करेगा? तो क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, बात ही खत्म हो गई। अरे समझ रहे हो ना, सिव ट्यूब में न्यूक्लियस कहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तीसरा पढ़ लेते हैं भाई मन के लिए, मैक्रोबॉडीज आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, सही बात। और पेरीन्यूक्लियर स्पेस फॉर्म अ बैरियर बिटवीन मैटेरियल प्रेजेंट इन न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ साइटोप्लाज्म। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सेकंड। और भी क्वेश्चंस हैं बहुत सारे, लेकिन अब एक वीडियो में इतने सारे क्वेश्चंस कराना इम्पॉसिबल है। मैं शॉर्ट्स के फॉर्म में आपको और क्वेश्चंस बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू। अब अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन।